everybody, welcome to the official YouTube channel of Desire to Learn. So जो ये वीडियो है इसमें we'll be talking about a new chapter which is plant physiology. It is a very interesting topic, ठीक है, and the coming human physiology also, ये बहुत interesting topics हैं, ठीक है. So plant physiology को essentially 3 parts में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. तो it's a very interesting टॉपिक टू रीड विद एंड स्कोरिंग भी है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं इसमें, ठीक है. सो विदाउट एनी डिले विल बिगिन दिस वीडियो. नाउ टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, मैंने बहुत पहले आपसे डिस्कस किया था जब हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे कि नॉट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे बोला था कि जो प्लांट्स होते हैं वो बाकी ऑर्गेनिज्म से बहुत डिफरेंट होते हैं. एंड नाउ व्हेन वी हैव स्टडीड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमें ये बात पता है कि प्लांट जो है वो अलग किंगडम है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के प्लांट्स आगे फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है. तो नेचुरल सी बात है कि ये प्लांट्स जो है डिफरेंट है फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम बैक्टीरियाज. जब हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता चला था लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वो शो करते हैं, ठीक है, इन वन फॉर्म और द अदर. देन व्हेन वी डिस्कस्ड प्लांट किंगडम, तो हमने डिस्कस किया कि जो प्लांट किंगडम है ये सारी चीजें करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ठीक है, उसके बाद ये रेस्पिरेशन भी करता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करता है. तो ये जो असेंशियल ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इनमें हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है. वन ऑफ द स्टूडेंट्स texted me on the telegram about plant hormones, so if you are watching this is going to be a topic. So अब ये जो सारी चीजें ये करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है. जैसे अब हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ क्या करते हैं, हम नोज से जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में यूज होता है, उससे एटीपी रिलीज होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है. उस एटीपी बनने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ही नोज के थ्रू हम बाहर डाल देते हैं, ठीक है. दिस इज द मोर और लेस द सेम प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. तो प्लांट्स में ये सारे प्रोसेसेस कैसे कैरी आउट होते हैं, क्योंकि अगर मैं सिंगल रेस्पिरेशन की बात करूं तो प्लांट के पास तो प्लांट डज नॉट हैव अ नोज, राइट. तो देन द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है. रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको रेस्पिरेशन के लिए यू नीड ऑक्सीजन, ठीक है, और बाहर क्या फेंकते हो आप बाहर एनवायरनमेंट में फेंकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. दैट्स द प्रोसेस. बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, देन आपका जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनका क्या मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है. सो नाउ हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द वाटर रीचेस द टॉप ऑफ द टॉल ट्रीज. एक यूकलिप्टस का प्लांट ले लो, ठीक है, या फिर एक बैनियन ट्री ले लो, इतने बड़े प्लांट्स हैं ये, दीज आर सो टॉल. या अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में देख लो, इतने ऊंचे प्लांट्स है कि कैनोपी फॉर्म करते हैं वो, ठीक है. तो आपने कभी सोचा कि इनके टॉप से लेकर बॉटम तक कैसे इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है. यू इमेजिन हाउ वेल एस्टैब्लिश्ड दिस प्रोसेस मस्ट बी, और कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट लगती होगी इसमें. आप इमेजिन करो आपके घर में जिन लोगों के घर पे मतलब रूफ पे वाटर टैंक होती है, ठीक है, वाटर टैंक जो स्टोरेज टैंक है बेसिकली वो ऊपर होती है और जो वाटर टैंक होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे होती है, ठीक है. तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर पाइप्स के थ्रू एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं जिसमें जो आपका वाटर टैंक है उससे जो पानी है वो मोटर के थ्रू क्या करता है, स्टोरेज टैंक में जाता है, ठीक है. ये मोस्टली घरों में यही प्रोसेस होता है. तो इसमें देखो कितनी एनर्जी स्पेंड होती है, ठीक है. अब यही सेम तरीके की एनर्जी हम लोगों को देखने को मिलती है प्लांट्स में, राइट. क्योंकि रूट से अगर मुझे कोई चीज ऊपर लेकर जानी है तो नेचुरल सी बात है कि मुझे कुछ देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी यूज्ड, ठीक है. अब जैसे प्लांट है, ये रूट्स है, जमीन से तो पानी आ गया वाटर कॉन्सेंट्रेशन और ग्रेडियंट की वजह से, बट उसके ऊपर तो ऑस्मोसिस नहीं होगा ना. नाउ दिस इज योर प्लांट, ठीक है, ये इसकी रूट्स है, ये सॉइल है, ठीक है, आसपास सॉइल है, सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो रूट्स ने वाटर अपने अंदर ले लिए थ्रू ऑस्मोसिस, बट वाइल ट्रांसपोर्टिंग इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उस केस में तो ऑस्मोसिस जो है वो नहीं होगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो खर्च होगी, ठीक है. तो वो सारी चीजें जो हैं वो कैसे होती हैं,
or for that matter how and why substances move from one cell to the other, whether all substances move in the similar way in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substances. ठीक है, जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि वाटर की मूवमेंट क्या है फ्रॉम रूट टू योर स्टेम एंड टू योर लीव्स, बट क्या फूड की भी सेम मूवमेंट है फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम और लीव्स, एंड क्या हर तरीके के सब्सटेंसेस सेम तरीके से ही मूव होते हैं, और अगर सेम तरीके से मूव होते भी हैं सेम डायरेक्शन में तो किस तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए. ठीक है, now plants need to move molecules over a very long distances, much more than animals do. They also do not have a circulatory system in place. ठीक है, now human beings से तो काफी tall होते हैं ना, trees and big trees and plants जो होते हैं वो human beings से तो बहुत लंबे होते हैं, बड़े भी होते हैं, girth wise भी, length wise भी, तो उनको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस में वो मॉलिक्यूल्स पहुंचाने होते हैं. एनिमल्स में क्या है, देयर इज अ टिश्यू विच इज कॉल्ड ब्लड. ठीक है, अब ब्लड क्या करता है, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है. ठीक है, वी हैव अ सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम, बट प्लांट्स में देयर इज नो सच सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हाउ डू प्लांट्स मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स? Then water taken up by the roots reaches all part of the plant up to the very tip of the growing stem. ठीक है, next is the photosynthesis of the food synthesized by the leaves also have to be moved to all parts of the plants including the root tips embedded in the soil. अब root इतना काम कर रहा है, osmosis से पानी ला रहा है, उसको ऊपर भेज रहा है, तो obviously it needs energy to do so. वो energy कहाँ से आएगी, food से आएगी. food कहाँ से आएगा, photosynthesis से आएगा. ठीक है, तो ये जो फूड फोटोसिंथेसिस से आया है इसको भी ट्रांसपोर्ट होना है. ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, किस तरह से होगी? नाउ मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस से विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स और फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू आल्सो हैज टू टेक प्लेस. अगर ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, तो ये दो सेल्स में आपस में भी कुछ तरीके का ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो to understand some of the transport processes that takes place in the plant, we will have to recollect the basic knowledge about the structure and anatomy of the plant body, and this is what we are going to do in human physiology. We'll understand various physiological processes of the plant. So सबसे पहला जो physiological process है हमारे पास, it is the transport. ठीक है, transport का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना. ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें कैसे जाती हैं प्लांट में, this is what we are going to study in transport. सो फर्स्ट इज योर डिफ्यूजन. ठीक है, पहला प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन में क्या डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, हम डिस्कस कर चुके हैं डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड. अब हमें बेसिक समझ में आ गए हैं, करेक्ट. ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब मैं सेल के टॉपिक में आपको बता चुकी हूँ, बेसिक्स हम समझ चुके हैं. नाउ वील अंडरस्टैंड दिस इन टेक्निकल टर्म्स. ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में इसको समझेंगे. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ग्रेडियंट मतलब समथिंग, इसका मतलब होता है जैसे from a higher area to a lower area. For example, now you take this river. ठीक है, तो रिवर में पानी एक ही तरीके से बहता है ना. लाइक आपने कभी देखा है कि रिवर का आधा पानी इस तरफ नीचे की तरफ बह रहा है, आधा पानी ऊपर की तरफ बह रहा है. तो पानी हमेशा कहाँ से बहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीज आर द माउंटेन्स, ये ग्लेशियर्स है, यहाँ से नीचे की तरफ, एंड देन अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट इस तरफ से बहता जाता है. तो ग्रेडियंट इज एसेंशियली अ प्लेस जहां से पानी जिधर को जाए. ठीक है, दैट इज योर ग्रेडियंट. तो ये ग्रेडियंट बेस्ड है कि फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे हमारा एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन का. ठीक है, अब इसमें एनर्जी वगैरह क्या यूज होती है, कैसे यूज होती है, वो हम देखते हैं. So movement by diffusion is passive. Passive means no energy is spent. No energy is spent. ये अपने notes में साथ में लिख लेना. ठीक है. So movement by diffusion is passive, means there is no spending in any energy, and maybe from one part of the cell to the other, or from cell to cell, or over short distances, say from the intercellular spaces of the leaf to the outside, no energy expenditure takes place. ठीक है. So diffusion क्या होती है? Diffusion basically is a पैसिव प्रोसेस. ठीक है, जहां पे ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का, मूवमेंट होता है चीजों का, या तो वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर. जैसे कि ये सेल है,
ठीक है, इस सेल के अंदर ही, सेल के विद इन ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल, ठीक है, या फिर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड, and no energy expenditure takes place. Now in diffusion, molecules move in a random fashion, the net result being results moving from the region of higher concentration to the region of low concentration. ठीक है, आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी इसके ऊपर। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करें, ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेट पाथ या कोई स्ट्रेट डायरेक्शन फॉलो करें, रैंडमली ये मूव करते हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये मेम्ब्रेन बनाती हूँ, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक x अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इधर y अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ऐसे। और बहुत सा, अब मैं मॉलिक्यूल, जब मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ तो एक वाटर ड्रॉप में कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ बना दी, अब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब यहाँ y की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो x से कम हो जाएगी। अभी तो y की कॉन्सेंट्रेशन x के मुकाबले ज्यादा है, बट एक पॉइंट आएगा जहां पे जब मॉलिक्यूल्स y के x की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर x से मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर आना शुरू होंगे, ठीक है। एंड ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि दे रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब जहां दोनों साइड्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको, and especially for the students who come from the non-science background, I'll just put it in a very easy language कि for example, इससे भी सिंपल आपके लिए कर देती हूं मैं। Now for example, आपने क्या किया, this is a bowl of butter, ठीक है, बटर या पनीर आप इमेजिन कर लो, ठीक है, and this is another bowl of butter या फिर पनीर या whatever, ठीक है। Now you and your sibling, you have this bowl. Initially आपके पास concentration ज्यादा है, ठीक है, आपके पास 56 ग्राम्स है, ठीक है, और आपके सिबलिंग के पास 49 ग्राम्स है ऑफ बटर, ठीक है। आपने क्या किया, स्पून लिया और आपने थोड़ा सा बटर निकाल के इनके बोल में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 49 की जगह 54 ग्राम्स हो गया, ठीक है। आपने फिर थोड़ा सा और बटर उठा के इनके बोल में डाला, अब यहाँ पे 54 की जगह क्या हो गया, 54 की जगह 59 ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, इनिशियली आपके बोल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, उसके बाद आपने उस कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए थोड़ा सा बटर उठा के इनमें डाला, ठीक है, उससे जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हुआ, फिर आपने दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट किया, अब इनके बोल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यू पुटिंग अ स्पून ऑफ बटर इन देयर बोल, ये अपने बोल से थोड़ा सा बटर उठा के आपके बोल में डालेंगे। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी 56 ग्राम हो गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी 56 ग्राम हो गया, यू विल ईट योर ओन बटर, योर सिबलिंग विल ईट देयर ओन बटर, ठीक है। अब कोई एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम हो चुका है, इक्वल स्टेट में आ चुके हैं दोनों, ठीक है। सो दिस इज एसेंशियली व्हाट हैपेंस इन डिफ्यूजन। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज योर more or less the process of diffusion. So now diffusion is a slow process and is not dependent on a living system. It's not necessary कि diffusion सिर्फ living organisms में ही है, ठीक है। non-living things, non-living environment में भी diffusion होता है, ठीक है। diffusion takes place in the living as well as the non-living system, ठीक है। this is again a very important point. Next point है, the diffusion is obvious in gases and solids. Of course liquids में हम इसको osmosis बोलते हैं, ठीक है, but diffusion in solids is more likely rather than of solids. Now इस सेंटेंस को समझना is very important. जब हम diffusion की बात करते हैं तो diffusion जिस चीज में कैरी होता है it is more likely कि वो चीज solid हो। For example अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक कंटेनर रख दिया, ठीक है, 2 कंटेनर यहाँ रख दिए, इनको मैंने अगेन पाइप से जोड़ दिया, एक में मैंने गैस भर दी बहुत ज्यादा और एक में एक जो कंटेनर है एम्प्टी है, तो नेचुरल सी बात है गैस कहाँ जाएगी, फ्रॉम दिस कंटेनर टू दैट कंटेनर। नाउ कंटेनर इज व्हाट, कंटेनर इज सॉलिड, राइट, बट जो चीज डिफ्यूज हो रही है वो क्या है, आपका गैस।
तो उसी तरीके से जो डिफ्यूजन है वो होती तो सॉलिड्स के अंदर है, बट होती किस चीज की है, लिक्विड या फिर गैस की, ठीक है। डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। जितना भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो किससे होता है, डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है। बिकॉज प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। Now the diffusion rates are affected by the gradient of concentration, the permeability of the membrane separating them, temperature and pressure, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन डिपेंड करता है ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक चीज में होगा उतना ज्यादा वो डिफ्यूज होता जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में। परमिएबिलिटी, जिस चीज से डिफ्यूजन अकर कर रहा है क्या वो परमिएबल है भी गैसेस और लिक्विड्स को लेकर ना। फॉर एग्जांपल मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, हर चीज को डिफ्यूज या ऑस्मोसिस नहीं करवाता, ठीक है। तो परमिएबिलिटी कितनी है उस चीज की, उस पर डिपेंड करता है। और साथ में टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसके ऊपर भी डिफ्यूजन जो है वो जो है वेरी करता है। अब टेम्परेचर क्या है, देखो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट कैसे होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी भी चीज का टेम्परेचर जो है, अगर मैं उस टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो उस चीज में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर मोर डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम फ्रिज में चीजें रखते हैं, फ्रिज में चीजें ठंडी क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। हम फ्रिज में रखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर रखते हैं फ्रिज में तो वाटर बन जाता है आइस। तो ये फिनोमिना कैसे होता है, अब वाटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि मोशन होता है उनमें, लूजली पैक्ड होते हैं। जबकि सॉलिड आइस के पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें मोशन उतना नहीं है। तो हम जब वाटर को आइस में रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमने टेम्परेचर क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो उससे क्या हुआ, पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर आपका डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा जो मोशन है वो इंक्रीज होगा। अब प्रेशर क्या करता है, प्रेशर, जब भी आप किसी चीज पे प्रेशर ज्यादा लगाओगे, अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स डेंस हो जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स डेंस होंगे तो उनका जो मूवमेंट है वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना वो स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था। ये देखो क्या है सिंपल डिफ्यूजन में, ये आपका मेम्ब्रेन है, लिपिड्स है, ठीक है। ये आपके प्रोटीन चैनल्स है, यहाँ पे दिस इज योर लिपिड, ये हाइड्रोफिलिक साइड है और ये हाइड्रोफोबिक साइड है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं, और बीच में ही कॉन्सेंट्रेशन जब यहाँ से कम होके इधर हो रही है तो मॉलिक्यूल्स इधर भी जा रहे हैं, ठीक है। देखना अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का सारा फंक्शन हो गया, अब इक्विलिब्रियम में आ गया तो मूवमेंट क्या हो गई, स्टॉप हो गई आपकी, ठीक है। मूवमेंट क्या हो गई आपकी, स्टॉप हो गई। तो दिस इज योर डिफ्यूजन। नेक्स्ट आपका आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प move the substances across the membrane without expenditure of ATP energy. Facilitated diffusion cannot use the net transport of molecules from a concentration of low to high. This would require input of energy. क्या मतलब है इसका? पहले हमने जो पिछली मैंने आपको वीडियो दिखाई, इसमें कहाँ से जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से मूव हो रहे थे, वो लिपिड चैनल से मूव हो रहे थे, ऐसे लिपिड चैनल्स थे, इनसे मूव हो रहे थे, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें लिपिड चैनल से ना जाके जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो स्पेशल, हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन्स के चैनल से जो है वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करते हैं। बट अगेन देयर इज अ पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड कि ये क्या करता है, एटीपी का यूज नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, किस तरह का ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, पैसिव
एंड एक्टिव। जो एक्टिव है उसमें एटीपी यानी एनर्जी यूज होती है और जो पैसिव है उसमें एटीपी यानी एनर्जी यूज नहीं होती है, ठीक है। तो अगेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा, क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी यूज नहीं हो रही, तो नेचुरली इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो मतलब इसमें भी क्या होगा, फ्रॉम अ मीडियम ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ मीडियम ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने एक प्रोसेस पढ़ा जिसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पे जो भी पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, करेक्ट। इसमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़े हमने, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें लिपिड चैनल्स के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन, बट इसमें ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, आपका स्पेशल प्रोटीन से होता है। अगेन एटीपी इसमें यूज नहीं होता। नाउ ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस द मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग सैचुरेटेड, ठीक है। दिस पॉइंट इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू यू। प्रोटीन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, पोरेंस एंड एक्वापोरेंस। क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, पोरेंस एंड एक्वापोरेंस आर अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन, तो इस तरह का क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले आपके मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन में देखो कहां से आ रहे हैं, ये प्रोटीन चैनल्स है ना, मैंने आपको बताया था, पोल एक हाइड्रोफिलिक बॉडी होगी, उसके बाद एक हाइड्रोफिलिक बॉडी होगी, ठीक है, तो मतलब टेल होगी आपकी। तो ये आपका जो हेड्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है, यहाँ से वाटर या फिर गैस लविंग है जो भी है, तो यहाँ से आपके मॉलिक्यूल्स आएंगे, ट्रांसफर होंगे और हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे नहीं है, तो उस तरीके से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ को आएंगे। अब ये जो है आपका, ये स्पेशल प्रोटीन चैनल्स है, ये जो है ये आपके स्पेशल प्रोटीन के चैनल्स हैं। आपके मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या करेंगे, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू जाएंगे विदाउट द यूज ऑफ एटीपी। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। इनका नाम क्या है, पोरेंस या फिर एक्वापोरेंस, ठीक है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब अगर यहाँ फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, उस केस में एटीपी का यूज होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, आयन ग्रेडियंट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका एक वीडियो देख लो, दिस इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये देखो, ये आपका, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड पोर्शन, दिस इज योर प्रोटीन चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रही है, ठीक है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ये वाले एरिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आपके मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल प्रोटीन चैनल है। अब देखो कैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ से चैनल ओपन हुआ और आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो इन प्रोटीन्स के थ्रू टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगे, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ये आपकी नेट मूवमेंट होगी। एंड एट वन पॉइंट जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होगी तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। जब ये सारे चैनल सैचुरेट हो जाएंगे तो हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे और जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सबको आई होप यहाँ तक सबको जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। Next is your active transport. Active transport uses energy to transport and pump molecules against a concentration gradient. I have explained this. Active transport is carried out by specific membrane proteins. They can transport substances from a low concentration to a high concentration, uphill transport, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस हो गया, दोनों में प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफर होता है, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा सकते हो।
और ऑब्वियसली इसमें क्या यूज होगी आपकी एटीपी। तो एक बार मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है ये सिंपल डिफ्यूजन थ्रू अ लिपिड चैनल। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है थ्रू अ प्रोटीन चैनल विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, दिस इज विदाउट एटीपी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा है विद द यूज ऑफ एटीपी, तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एटीपी यूज नहीं हुआ, यहाँ पे एटीपी यूज हो गया। Next is your osmosis. Osmosis is the movement of molecules in or out the cell. ठीक है, this is very obvious. Osmosis is a term used to refer specifically to the diffusion of water across the differentially or a selectively permeable membrane. Now, osmosis occurs spontaneously in response to a driving force. ठीक है, the net direction and rate of osmosis depends on the pressure gradient and the concentration gradient, which we have discussed. ठीक है, from an area of high concentration to an area of low concentration. Water will move from the region of higher chemical potential या concentration to its region of lower chemical potential or equilibrium. At equilibrium, two chambers should have nearly the same water potential. ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस भी हम कर चुके हैं, बट एक बार फिर से डिटेल में बता देती हूँ। द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन। प्लांट सेल किसी भी माहौल में कोई भी टिश्यू कैसे रिएक्ट करेगा वो आसपास के सराउंडिंग सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. ले दे के बात एक ही की गई है कि अगर दोनों वेसल्स में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और मैं पाइप से जोड़ दूं तो नेट मूवमेंट कुछ नहीं होगा दोनों में, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। बट आपको ये सेंटेंस याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि सीधा सेंटेंस आपको वहां पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन? Option number 1, if the external solution balances the osmotic pressure of cytoplasm. Option number 2, if the external solution is more dilute than the cytoplasm. ठीक है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि what are these technical terms। ठीक है, तो तभी मैंने आपको बोला बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब हमें टेक्निकल टर्म्स के उसमें बात करनी है। If the external solution is more dilute, ठीक है, मतलब जो बाहर का वो है आपका बाहर का सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है। बाहर का सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हुई, ज्यादा हुई देन द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। एंड इफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ठीक है, नाउ सेल्स swell in hypotonic and shrink in the hypotonic ones. This also we have discussed. The behavior of अच्छा ये तो सेम स्लाइड है। Now plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of a plant shrinks away from its cell. This occurs when cell is placed in a solution that is hypotonic to the protoplasm. ठीक है, जब भी मैंने ये बात आपको बताई है, ये अगर सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, तो मैं अगर इसको एक नमक वाले हाईली सॉल्ट वाटर में डाल दूं, ठीक है, सलाइन सोल्यूशन में डाल दूं, तो क्या होगा, ये जो कंटेंट्स है ये अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नाउ वाटर मूव्स आउट, इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। The water when drawn out of the cell through diffusion into extracellular fluid causes the protoplast, which is your cell, to shrink away from the walls. This is said to be plasmolysed. Now the movement of water occurred across the membrane, moving from an area of high water potential to an area of low water potential outside the cell. ठीक है, तो जो water की movement है वो कहाँ पे हुई, membrane के across move हुई, from an area of high concentration to an area of low concentration. ठीक है, now next term जो आती है वो होती है imbibition. ठीक है, imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solids, colloids, which causes them to increase their volume. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सीड्स होते हैं आपके, ड्राई वुड हो गई। ठीक है, द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय द प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। आपका नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आता है ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ द वाटर बाय प्लांट्स। अब मान लो सपोज करो प्लांट ने x लीटर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, यूज उसमें से सिर्फ x माइनस 3 लीटर्स हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो जो बाकी रिमेनिंग वाटर है उसका क्या, व्हाट अबाउट दैट वाटर, उस वाटर को लूज तो करना पड़ेगा। तो दिस इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर इज बाय
plants. By plants is known as transpiration. It mainly occurs through stomata. Very important point. Besides the loss of water vapors in transpiration now transpiration is affected by several external factors, जिसमें टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड स्पीड हो गई, ठीक है। अब अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा लाइट होगी आपकी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा, जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना वाटर ड्रॉपलेट्स इजीली कैरी अवे होंगे और ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। Now plant factors that affect transpiration include number and distribution of stomata, percent of open stomata, water status of the plant and canopy structure, ठीक है। Now distribution and number of stomata, अगर plant में stomata का number ज्यादा है, ठीक है, distribution ज्यादा है, तो naturally stomata से transpiration होती है, तो transpiration क्या होगी, increase होगी। percent of open stomata, अब stomata अगर closed है तो उससे क्या फायदा, जब तक स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा तब तक ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा, तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। प्लांट के अंदर वाटर कितना प्रेजेंट है एट द मोमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट को चाहिए 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, और फंक्शन करने के लिए प्लांट के पास सिर्फ 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर है, तो ट्रांसपिरेशन क्या ही होगा आपका, ठीक है। एंड कैनोपी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, जब बहुत सारे प्लांट्स एक साथ कैनोपी बना लेते हैं ना, टॉल प्लांट्स जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कैनोपी बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर तो प्लांट लंबा है और एक्सपोज्ड है सनलाइट को, तो आपका ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। बट मान लो कोई प्लांट है जो टॉलर है और वो कैनोपी के अंदर फॉल कर रहा है, तो उसका ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन ड्रिवन असेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ट्रांसपिरेशन में भी क्या होता है, जाइलम से जो जाइलम एक सैप है, जैसे जो जाइलम कैरी करता है द कंटेंट्स ऑफ जाइलम, वो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब क्या होता है, कोहेजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड व्हाट, कोहेजन, ठीक है। अडहेशन क्या होता है, को मतलब जहां पे साथ में, ठीक है, को मीन साथ में, दोनों म्यूचुअली। अडहेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सर्फेसेस सच एज दैट ऑफ द ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ सरफेस टेंशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन अ लिक्विड फेज मोर देन टू द वाटर इन द गैस फेज, ठीक है। तो दीज आर योर 3 टर्म्स, इनको आपने इनकी पूरी डेफिनेशन को लर्न कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या करता है आपका, जो भी ये प्रॉपर्टीज है, ये वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक एबिलिटी दैट हेल्प्स देम इन रेजिस्टिंग अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। अब दिस पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नाउ ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस और कॉम्प्रोमाइज। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, उसके एक से ज्यादा पर्पज है, ठीक है। एक पर्पज इसका हमने देख लिया कि वाटर को एक्सेस वाटर रिमूव करता है। दूसरा क्या है, इट क्रिएट्स अ पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसने ट्रांसपिरेशन एक पुल क्रिएट किया, उस पुल से क्या हुआ, बाकी जो वाटर है वो बाकी जगह ऑफ प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, जो हमने अभी डिस्कस किया। नाउ ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन एक अर्ज है इसकी प्लांट की इवेपोरेटिव लॉस की, तो इस वजह से क्या होता है, एक स्टिमुलस जनरेट होता है जिससे वाटर को क्या होता है, ऊपर की तरफ पुल मिलता है, और इस पुल की वजह से वाटर इवेंचुअली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर मिनरल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब क्योंकि एक इवेपोरेटिव प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन एक इवेपोरेटिव प्रोसेस है, तो इससे क्या होगा, कूल लीव्स की जो सरफेस है वो कूल रहती है, मतलब समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज। और इसी वजह से क्या होता है, जब आप ट्री के नीचे बैठते हो तो आपको क्या मिलते हैं, जब हम छांव में बैठते हैं तो आपको कूल फील होता है। क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड इट मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग द सेल्स टर्जिड। दीज आर सम अदर फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स बोलूंगी। The bulk movement of substances through conducting or vascular tissue of plant is called as translocation, ठीक है, very important. Effect of root pressure is also observable at night and early in the morning when evaporation is low and excess water collects in the form of droplets around the special openings of vein or near the tip of grass blades and the leaves of many herbaceous plants. Such water loss in its liquid phase is known as guttation, ठीक है। इसको इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, ओस की बूंदे जो देखते हो ना आप,
वही है ये। तो क्या होता है, रूट प्रेशर जो है ना आपको रात को दिखाई देता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देता है, क्योंकि क्यों होता है, ये इवेपोरेशन लो होती है आपकी, ठीक है। तो जो एक्सेस वाटर है ना वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में क्या हो जाता है, या तो वेन्स की ओपनिंग पे या ग्रास वेट्स की जो टिप है उस पर आपको दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। The direction of movement of the phloem can be upwards or downwards, which is bidirectional, ठीक है। And in contrast, xylem where the movement is always unidirectional, that is upwards, ठीक है। phloem sap, इस phloem sap में क्या होता है, आपका water होता है और sucrose होता है, but other sugar hormones and amino acids are also transported or translocated through phloem, ठीक है। तो अगर आ जाए प्लांट हॉर्मोन्स कौन ट्रांसलोकेट करता है, तो वो फ्लोएम ट्रांसलेट करता है। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये हमारा पार्ट 1 था, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का जो पार्ट 2 है उसके ऊपर होगा आपका, ठीक है, जिसमें हम बाकी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस मेनली हम लोग उसमें कवर करेंगे। So if you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram, and you can also refer to our playlist of all subjects for all the videos. So I'll see you guys in the next video. Till then, Jai Hind and take care.